गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वेदवती मंडावी, शासकीय VOIT स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग। आज का विषय है MA सेकंड सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र नवीन लोक प्रशासन। वैसे इस विषय को हमारे महाविद्यालय स्वशासी स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए है, जो लॉकडाउन होने के कारण हमने कोर्स पूरा नहीं कर पाए थे। इस संबंध में उन छात्रों के लिए विशेषकर आज का व्याख्यान है। आज का हमारा विषय है प्रशासन में जन भागीदारी। प्रशासन में जन भागीदारी आजकल नवीन रूप में आ रहा है, किंतु यह कोई नवीन अवधारणा नहीं है। प्लेटो से विल्सन तक और मनु से गांधी तक इस विषय पर चर्चा हुई थी, किंतु सबसे अच्छा अरस्तु ने जन भागीदारी को उन्होंने अपनाया। जन भागीदारी को उसने आदर्श राज्य के लिए आवश्यक माना। प्रजातंत्र में, आधुनिक युग में प्रजातंत्र है, तब हम जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन मानते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है जनता के साथ शासन की अवधारणा सबको संतुष्ट कर सके। आधुनिक समाज में नागरिक हर मोड़ पर प्रशासन पर निर्भर है। चूंकि सरकार एक सेवा अभिकरण है और सेवा अभिकरण होने के नाते इसका मुख्य उद्देश्य है अविलंब आवश्यक सेवाएं प्रदान करना। किंतु भारत में नौकरशाही से हम आशा नहीं कर सकते कि चूंकि नौकरशाही की जटिल कार्य प्रणाली, उसी प्रकार उनकी पद सोपानी निर्णय लेने की क्षमता के कारण कोई भी कार्य तत्काल नहीं होता। इस कारण लाल फीताशाही का जन्म होता है, कार्य उचित ढंग से नहीं होता और लोगों में असंतुष्ट की भावना होती है। लोग ये चाहते हैं कि तत्काल काम करें और स्वयं शासन के साथ काम करने के लिए उसमें शक्ति का प्रादुर्भाव भी होता है। तो आज का हमारा यही विषय है, प्रशासन में जन सहभागिता या जन भागीदारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जन भागीदारी क्या है। जन भागीदारी या जन सहभागिता और उसमें प्रशासन का अर्थ आप लोग जानते हैं, उसमें उत्कृष्ट रीति से कार्यों का प्रबंध करना भी होता है। तो किस प्रकार से होता है उसमें, और जन सहभागिता माने जनता स्वतः शासन के कार्यों में भागीदारी करने की इच्छा रखते हैं। जन सहभागिता को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार भागीदारी का अर्थ दो प्रकार है, गतिविधियों में भाग लेना और दूसरा प्रत्यक्षतः प्रभावित करने वाले नीति निर्माण में बड़ी हिस्सेदारी से है। इसी प्रकार मिल ने कहा है, यह एक प्रकार का राष्ट्रीय चरित्र है और जिसके माध्यम से लोगों को अनुशासित तथा शिक्षित करके उनके जीवन स्तर को संबंधित किया जा सकता। बैरी हिंडरिस ने कहा है, लोक प्रशासन के अंतर्गत जन भागीदारी को एक ऐसे मजबूत यंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है जो भागीदारों के व्यवहार को ही
नियंत्रित करता है। स्टेटिस ने कहा है, जन भागीदारी एक तरह से प्रशासन के कार्यों में जनता का हस्तक्षेप है। इस प्रकार भागीदारी में जनता ग्राम से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जनता की भागीदारी अनेक प्रकार से हो सकती है, जैसे परामर्श देना, निर्णय लेना अथवा क्रियान्वयन संबंधी कार्य। जनता की भागीदारी शासकीय तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से होता है। अब हम देखेंगे जन भागीदारी के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। भागीदारी एक जीवंत अवधारणा है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तनशील वातावरण में भागीदारी की गतिशीलता निर्धारित होती है। फौरी ने जन भागीदारी के 4 प्रकार बताए। पहला, जनतांत्रिक सहभागिता। दूसरा, सामाजिक प्रतिरोध। तीसरा, सामुदायिक विकास। और चौथा, कार्यानुगत भागीदारी। सामान्यतः भागीदारी को 2 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। एक सामान्य भागीदारी और दूसरा विकास प्रशासन में भागीदारी। सामान्य भागीदारी में जैसे जनता का सामान्य रूप से भागीदारी होती रहती है, उसमें निर्वाचन में भागीदारी, बुलावा या वापसी, हित या दबाव समूह, सलाहकार समितियां और जनमत, इसे हम सामान्य भागीदारी में ले सकते हैं। जैसे निर्वाचन में भागीदारी, सभी जनता निर्वाचन में सामान्यतया भागीदारी करते हैं, परंतु हर व्यक्ति की इच्छा अलग अलग होती है और उनकी अपने चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उसमें से किसी एक को चुनते हैं और अपनी भागीदारी निभाते हैं। दूसरे प्रकार का है बुलावा या वापसी। बुलावा या वापसी आजकल हमारे यहाँ भी देखा जा रहा है स्थानीय स्वशासन में, परंतु अमेरिका के 6 राज्यों में और स्विट्जरलैंड में ये पहले से चला आ रहा है, उनके संविधान में है। वहाँ पर यदि कोई जनप्रतिनिधि या नीति निर्माण करता अच्छा से कार्य नहीं करेंगे तो उनको वापसी या जनता उनको बुलाकर अपनी सहभागिता प्रदर्शन करती है। हित या दबाव समूह। हित या दबाव समूह साधारणतः देखते हैं अपने अपने हितों के लिए लोग संगठित होते हैं और शासन पर दबाव डालते हैं। जैसे आप लोगों ने भी छात्र संगठन बनाकर दबाव डालते हैं, कृषक समूह दबाव डालते हैं, श्रमिक लोग दबाव डालते हैं, अधिकारी कर्मचारी भी दबाव डालते हैं। माने हर तबके के लोग शासन पर अपने हित को पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं। यह भी एक प्रकार की सहभागी नागरिकों की सहभागिता होती है। एक और है समितियां, सलाहकार समितियां। सरकार को सलाह देने के लिए या तो स्वयं सरकार भी सलाहकार समितियों की नियुक्ति करती है, लोग अपने से भी कर लेते हैं और समय समय पर अपने हित के लिए सरकार को सलाह देती रहती है। जनमत का अर्थ आप लोग जानते हैं, अपने पब्लिक या जनता अपना मत रेडियो, टेलीविजन या समाचार पत्रों के माध्यम से जनमत संग्रह कर या अपने मतों को व्यक्त करते हैं। विकास प्रशासन में भागीदारी का मतलब है आजकल सरकार लक्ष्योन्मुखी, परिणामोन्मुखी हो गई है।
तब निर्णय निर्माण में भी भागीदारी होनी चाहिए। निर्णय निर्माण में भागीदारी किस प्रकार से हो सकती है? जैसे निचले लेवल पर स्थानीय स्वशासन में जनता जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें सलाह देते हैं, अपने जहाँ पर फायदे होते हैं, कहाँ पर नुकसान होता है तो उसमें फायदा होती है तो उसके लिए करती हैं, नहीं हो रहे हैं तो और किस प्रकार हो सकता है उसके लिए भी उन्होंने अपना सलाह देती है। वो निर्णय निर्माण करते वक्त उस पर ध्यान दिया जाता है। निर्णय क्रियान्वयन में भागीदारी बहुत जगह ये होता है कि निर्णय में क्रियान्वयन में लेट होता रहता है, क्रियान्वित नहीं किया जाता है। तो किस प्रकार से हो, कैसे हो, उसमें भी जनता अपनी सहभागिता प्रकट करती है और आसानी से किस प्रकार से कार्य हो सके उसके लिए भी जो अधिकारी होते हैं उससे समय समय पर अपना निर्णय बताती हैं, उसके अनुसार उसका क्रियान्वयन होता है। जैसे कहाँ पर नुकसान होगा, कहाँ पर नहीं होगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कोरोना के संकट में कि किस प्रकार से डिबेट होते रहते हैं टीवी चैनलों में और लोग अपनी अपनी सहभागिता, अपनी बात किस प्रकार क्रियान्वयन होने से अच्छा होगा, क्या नहीं होगा, इस पर सुझाव देती हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी सुझाव मांगते हैं ताकि अच्छे ढंग से इसको क्रियान्वित कर सकें। इसी प्रकार निगरानी और मूल्यांकन, सरकार जो काम करती है उस पर सतत निगरानी की जरूरत होती है, मूल्यांकन की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है और ये कार्य भी करते रहती है। जैसे जो भी कार्य ज़्यादातर स्थानीय स्वशासन में, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, जनता का सीधा संपर्क रहता है तो इसलिए उन लोग कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और जनप्रतिनिधियों को या जिम्मेदार व्यक्ति को उससे आगाह कराती रहती है। लाभ एवं साझेदारी में भागीदारी, जनता ये देखती है कि कहाँ पर लाभ होगा और कहाँ पर नहीं होगा तो उसमें भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। जैसे कहीं सिंचाई का साधन है, नहर बनवाना है या तालाब खुदवाना है, जनता का लाभ होता है तो उन लोग इसमें सहभागिता निभाते हैं। गांव में तो सड़कें बनाने के लिए स्वयं भी जनता मदद करती है और अपने लिए बना लेती है। आप आदिम क्षेत्रों में जाके देखेंगे वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं होती है, नदी को पार करना होती है तो पब्लिक स्वयं ही उसको करती है। तो इस प्रकार से जो जन भागीदारी होती है वो सरकार के लिए भी फायदेमंद होते हैं, जनता के लिए भी फायदेमंद होते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 5 प्रकार के सहभागिता पर बल दिया था। जैसे पहला है बेहतर सेवाओं की मांग करने वाले नागरिक। कुछ नागरिक ये चाहते हैं कि बेहतर सेवा उन्हें मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए, कौन कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी शिकायतें भी करते हैं और सेवा की मांग करते हैं। दूसरा है जानकारी चाहने वाले नागरिक। जानकारी, पब्लिक को जानकारी नहीं होती है। ये सूचना का अधिकार जब से आया है 2005 से, तब से सूचना के अधिकार के तहत भी जानने वालों की संख्या असीमित हो गई है और नागरिक की इस सहभागिता से सरकार भी सजग हो जाता है। इसी प्रकार एक और है सेवा प्रदाता एवं सरकारी सेवाओं में भागीदारी। कहीं कहीं बड़े नगर निगमों में, बेंगलोर है या तमिलनाडु के जो शहर है, मद्रास जैसे शहर है, कलकत्ता है, उसमें जन सहभागिता बहुत होती है। विद्युत के लिए कलकत्ता में हुआ था तो पानी के लिए दक्षिण भारत में जनता ने अपनी सहभागिता, सेवा प्रदान किस प्रकार से अच्छा हो सकता है
ये सरकार को सुझाव देती हैं। वहाँ की सरकार भी, स्थानीय सुशासन वहाँ पर एक खोट रखा था कि सुझाव किस प्रकार से होना चाहिए, और जनता फिर आमंत्रित करती है, उसमें अपना सुझाव देती रहती है। और एक निर्णय निर्माण में, जैसे पहले हमने बताया था, अब हम ये देखेंगे कि इसकी पद्धति किस प्रकार की हो सकती है। तो पहला, विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से जनता अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती है। दूसरा, कई विकल्प प्रस्तुत करती हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होनी चाहिए उसका विकल्प होता है। तीसरा, प्रतिनिधित्व के माध्यम से स्वयं उसमें प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे सलाहकार समितियां वगैरह है। और आप देखते हैं जन भागीदारी समिति है हमारे यहाँ। हर एक हम पीजी के लिए बुलाते हैं, आप लोग के लिए, आपको पेरेंट्स के लिए, पूरे कॉलेज के लिए भी जन भागीदारी समितियां बनी है। उससे सुझाव मांगते हैं किस प्रकार से अच्छे से प्रशासन हो, कॉलेज और अच्छा चले, इसके लिए उनसे सुझाव मांगते हैं। आपसे कितना फीस लें, क्या करें और क्या सेवा दे सकें, उसके लिए हम कॉलेजों में भी एक जनभागी समिति के माध्यम से करती हैं। तो ये प्रतिनिधित्व हो गया। आप लोगों से भी बेहतर सुझाव के लिए एक फीडबैक मांगी जाती है। वो भी एक पढ़ाने का तरीका, या प्रोफेसर कौन पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, या कॉलेज में किस प्रकार की व्यवस्था है या नहीं है, वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक सहभागिता का एक नमूना है। इस प्रकार से सूचना द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं, कई बार सूचना के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं कि किस प्रकार से कार्य हो या ना हो। सरकार स्वयं सूचना प्रेषित करती है। नगर निगमों में देखिए, या ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से करते हैं, यहाँ भी करते हैं। जो सूचनाएं होती हैं अच्छे कार्य करने के लिए, उसका प्रसारण भी सूचना के माध्यम से कराया जाता है और जनता से उसकी सहभागिता ली जाती है। सहभागिता को मूर्त रूप देने वाले मंच, कुछ मंच है जिससे नागरिकों की सहभागिता के लिए ये बड़ा अच्छा मंच है। तो पहला, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन आप जानते हैं शहरी और ग्रामीण दोनों होती हैं, त्रिस्तरीय पद्धति भारत में है। इसके माध्यम से अधिक जनता को जोड़ने का प्रयास किया जाता है ताकि कार्य शीघ्रता पूर्वक संपन्न हो सके। राजनीतिक दल के संगठन, सभाएं और गोष्ठियां, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनका संगठन है। संगठन में उन लोग प्रशिक्षण देते हैं, बताते हैं और लोगों को कार्य करने के लिए जोड़ते हैं और उनसे कार्य करने को भी कहा जाता है। समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है अपने कार्यकर्ताओं को, संगोष्ठियों के माध्यम से बताया जाता है और उन सहभागिता को, जनता सरकार की सहभागिता को सरकार के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठियाँ, विश्वविद्यालय द्वारा जो आयोजित की जाती है संगोष्ठियाँ, वास्तव में वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, प्रोफेसर लोग, और उन संगोष्ठियों के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलता है, कोई भी समस्या होती है उसके बारे में संगोष्ठी करते हैं और जो निष्कर्ष निकलता है उसे सरकार को दिया जाता है। तो ये भी है एक प्रकार से भागीदारी। इसी प्रकार स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठी और कार्य, स्वयंसेवी संस्थाएं द्वारा विभिन्न प्रकार के जन भागीदारी निभाते हैं। अभी स्वयंसेवी संगठन जो है, अभी बिना कुछ कहे तत्काल श्रमिकों के लिए जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वो सराहनीय है। तो इस प्रकार की सहभागिता करने से कार्य तत्काल समाप्त हो जाती है। जिला स्तर पर भी जिला समितियां होती हैं, ये लोग कार्य करती हैं और इसी प्रकार शहरों के लिए एक होता है सिटीजन वार्डन,
या हमारे साइड छत्तीसगढ़ में तो एल्डरमैन कहते हैं, उनके माध्यम से भी सहभागिता होती रहती है। परंतु जब हम देखते हैं कि सहभागिता पूरी तरह अच्छे ढंग से कैसे हो, तो उसके लिए उसमें कुछ बाधाएं भी हैं। कौन कौन से बाधाएं? एक तो जाति। भारत में तो जाति पर सबसे बड़ी बाधा है, हर जगह पर बाधा है। यहाँ पर उच्च और निम्न या ये जाति व्यवस्था है हमारे यहाँ, वो सबसे बड़ी बाधक है। जो व्यक्ति जिसमें क्षमता होती है वो निम्न जाति का है तो उसे अवसर ही नहीं मिल पाता है। इस प्रकार सवर्णों का या उच्च जाति का होता है और बाकी के लिए बाधक उत्पन्न करती हैं। वे लोग उच्च अपने ही देखेंगे और उन्हें उतनी जानकारी भी नहीं होती है कि तकलीफें कहाँ पर है, क्या है, तो इसके अभाव में जब सहभागिता है पूरा नहीं हो सकता। वर्ग में अमीरी और गरीबी, गरीब वर्ग बेचारे पिसाते हैं, अमीर वर्ग ध्यान नहीं देती हैं, ये भी बाधक होता है। इनकी समस्याओं को नहीं समझ पाता। भूखे की तकलीफ भूखा ही समझ सकता है, बड़े आदमी नहीं समझ सकता। इसी प्रकार अभिप्रेरणा का अभाव। हमारे यहाँ अभिप्रेरणा माने प्रेरणा, जो कार्य करते हैं उसे प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं। प्रोत्साहित करना चाहिए। थोड़ा सा अभी हमें देखने को मिला है, प्रोत्साहन करने में अभी कोरोना के मामले में थोड़ा सा चल रहा है। तो ऐसे ही सामान्य तौर पर भी जो अच्छे काम करने वाले होते हैं उसे देना चाहिए। क्षमता का अभाव। यदि किसी के मन में करने की है इच्छा परंतु उसके पास क्षमता नहीं होती है तो वहां पर भी रुकावटें पैदा होती है। इसी प्रकार एक और होता है राजनीतिक दबाव। जैसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक दबाव आता है, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जहाँ पर किसी को पसंद नहीं आ रहा है जानबूझकर दबाव प्रस्तुत कर देती हैं, सहभागिता नहीं हो पाती है इसके कारण। तो इस प्रकार से जन सहभागिता कुछ शर्तें भी है ताकि यदि इन शर्तों का पालन करें तो निसंदेह सहभागिता बहुमूल्य होगा। पहला है आम जनता शासन के कार्यों में भागीदारी, सभी कार्य एवं गतिविधियों में करे। पहला है इसमें और फिर से बता रहे हैं, नागरिक का जागरूक और शिक्षित हो। जब तक व्यक्ति जागरूक नहीं रहेंगे, समस्या या सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए नागरिक का शिक्षित और जागरूक होना जरूरी है, तब स्वयं भी कर सकता है। दूसरा है शासन में खुलापन और पारदर्शिता। जब शासन में पारदर्शिता होगी, कहाँ पर अड़चने आ रही है कहाँ पर नहीं आ रही है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब जनता भी सामने आती है, तो ये भी जरूरी है। इसी प्रकार सूचना का प्रसारण और आधुनिक जो संचार व्यवस्था प्रणाली है वो रहना चाहिए, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण ये बहुत बड़ा शर्त है जन भागीदारी का। जितना शक्ति का विभाजन होगा उतने ही जनता उसमें अपनी सहभागिता निभाएगी और कार्य भी त्वरित गति से होगा। प्रशासकों का भी जनोन्मुखी दृष्टिकोण। जो प्रशासक होते हैं वे केवल अपने सुख सुविधाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनका ध्येय है जनता का विकास करना, तो वो उनका पूरा जनता की ओर कहाँ पर कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है इस पर उनका ध्यान आवश्यक है। इसी प्रकार समय समय पर प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। शासन को प्रशिक्षण देना चाहिए, जनता के बीच भी होना चाहिए, जनता को बताना चाहिए, तब जन भागीदारी अच्छी तरीके से संपन्न होगा। तो इस प्रकार जन भागीदारी आप लोग की परीक्षा में आएगा। आप लोग आ सकता है क्योंकि नया विषय है, तो आप लोग इसको ध्यान से बार बार सुनिएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद।